हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, अगर आप टाटा मोटर्स के स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2009 से लेके प्रेजेंट टाइम तक इस स्टॉक में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को हमें मिला है। अगर आपने इस स्टॉक को 2020 से पहले खरीदा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका पोर्टफोलियो इस वक्त लॉस में होगा। 2009 में इस स्टॉक का प्राइस 30 रुपीज था और वहां से वो चढ़ के 2016 आते आते 600 रुपीज तक हो गया और उसके बाद हमें स्टॉक में एक जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक ने 2020 में 60 रुपीज का लो बनाया, यानी 600 रुपीज से 60 रुपीज का जबरदस्त फॉल। दोस्तों, यहां पे ध्यान रहे कि जो प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूं वो स्प्लिट वगैरह को एडजस्ट करने के बाद की प्राइसेस आपको बता रहा हूं। दोस्तों, टाटा मोटर्स का स्टॉक एक केस स्टडी है और इसे हर इन्वेस्टर को स्टडी करना चाहिए। ऐसा क्यों, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि इस स्टॉक में इतना उतार चढ़ाव क्यों हुआ पिछले कुछ सालों में, और इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी इस स्टॉक का प्राइस 90% तक कैसे गिर गया। आइए पहले टाटा मोटर्स के बैकग्राउंड को समझते हैं, तभी हम इसकी प्रेजेंट कंडीशन को समझ पाएंगे। दोस्तों, बात 2008 की है। मार्केट और इकोनॉमी दोनों क्रैश हो चुके थे। टाटा मोटर्स का शेयर ऑल टाइम हाई 180 रुपीज से गिर के 80 रुपीज तक आ चुका था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इंडिया की हालत तो तब भी थोड़ी अच्छी थी, लेकिन यूएस और यूरोप में इट वाज एब्सोल्यूट ब्लड बाथ। दुनिया भर के बैंकों की हालत काफी खराब हो चुकी थी और कई बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे या कोलैप्स हो चुके थे, और इसकी वजह से क्रेडिट का एक संकट आ गया और बैंक्स ऑटोमोबाइल और हाउसिंग लोन्स देना काफी कम कर चुके थे या ऑलमोस्ट जीरो कर चुके थे। और तभी टाटा मोटर्स ने सबको चौंका दिया और उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो जैगुआर और लैंड रोवर आइकॉनिक ब्रांड्स को एक्वायर कर रहे हैं फोर्ड मोटर्स से, और इन ब्रांड्स को JLR नाम से जाना जाता है। टाटा मोटर्स ने इस एक्विजिशन की कीमत चुकाई 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि उस टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती थी करीब 9,200 करोड़ रुपीस। और दोस्तों, तभी से टाटा मोटर की किस्मत का बटन JLR के हाथ में आ गया है। अगर JLR अच्छा करेगा तो टाटा मोटर्स भी अच्छा करेगी, अगर JLR खराब करेगा तो टाटा मोटर्स भी खराब करेगा। एक बड़ा कारण जिसकी वजह से फोर्ड मोटर ने JLR को टाटा मोटर्स को बेचा, उसका कारण यह था कि JLR काफी लॉस में चल रहा था, उसके सेल्स डिक्लाइनिंग पे थे और 2008 के क्रेडिट क्राइसिस उस वक्त चल रही थी और JLR के लॉसेस करीब 400 मिलियन यूएस डॉलर्स के बन गए थे। लेकिन टाटा मोटर्स ने जब इसे एक्वायर किया तो इसने इसको पूरी तरीके से टर्न अराउंड कर दिया और कुछ ही सालों में ये प्रॉफिट में आ गया और इसने करीब 2.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रॉफिट पोस्ट किया, यानी 400 मिलियन लॉस से कंपनी 2.3 बिलियन यूएस डॉलर प्रॉफिट तक पहुंच गई। दोस्तों, हर कहानी में ट्विस्ट और टर्न होता है और टाटा मोटर्स की कहानी में 2016 में एक ब्रेक लग जाता है और उसकी अच्छी कहानी वहीं पर रुक जाती है। 2016 के बाद JLR के ग्रोथ में काफी ज्यादा गिरावट आ गई। जो कंपनी 25% के रेट से ग्रो कर रही थी वो सिर्फ 2% का ग्रोथ ईयर टू ईयर पोस्ट करने लगी। 2018 में JLR ने सिर्फ 2% का ग्रोथ शो किया और यहीं से टाटा मोटर्स के डिक्लाइन की कहानी शुरू होती है और एक के बाद एक बुरी खबरें टाटा मोटर्स से रिलेटेड आने लगती हैं। पहली चीज तो यह हुआ कि टाटा मोटर्स के साथ जो उनके सक्सेसर थे यानी कि साइरस मिस्त्री, उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रोज झगड़ा होता था, खबरें मीडिया हाउस में आती थी, जिसकी वजह से उनका मैनेजमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। दूसरी चीज यह हुई कि डोमेस्टिक मार्केट में टाटा की कार्स कुछ खास अच्छी नहीं कर रही थी। नैनो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी और इंडिका भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। तीसरी चीज यह हुई कि टाटा मोटर्स के कर्जे काफी ज्यादा बढ़ने लगे। एक टाइम में उनका जो ग्रॉस डेट था वो करीब 1.25 लाख करोड़ का बन गया। दोस्तों, ये काफी बड़ी एक कर्जे की रकम है और उनका डेट टू इक्विटी रेशियो
0.95 के आसपास पहुंच गया, जबकि आइडियली अच्छी कंपनियों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो 0.5 से कम होता है। चौथी चीज ये हुई कि उनके लॉसेस भी बढ़ने लगे और कंपनी लॉस मेकिंग हो गई, और हर कार जो मैन्युफैक्चर करते थे उसकी वजह से उनका कर्जा बढ़ जाता था। एक पूरी तरीके से टाटा मोटर्स को लेकर अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसके स्टॉक प्राइस में एक जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली और स्टॉक प्राइस 60 के लेवल तक चला गया 2020 में। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, नथिंग लास्ट फॉरएवर। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वक्त हमेशा बदलता है। अब टाटा मोटर्स का आगे यहां से क्या फ्यूचर है और इसके स्टॉक का आगे क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि टाटा स्टॉक के पिछले परफॉर्मेंस ने हमें क्या सिखाया। ये हमें कुछ ऐसे लेसन सिखा रहा है जिसे हर इन्वेस्टर को सीखना बहुत जरूरी है, और वो लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला लेसन कि दोस्तों, कभी भी न्यूज पढ़ के शेयर को जब खरीदें तो बहुत सावधानी के साथ खरीदें। देखिए, जिन लोगों ने टाटा मोटर्स में जेएलआर डील की खबर पढ़ के पैसा लगाया, उनका प्राइस भी 50% गिर गया। जिन लोगों ने 2016 में शेयर को खरीदा, ये खबर पढ़ के कि जेएलआर ने शानदार प्रॉफिट पोस्ट किया है, उनका भी 50% वैल्यू गिर गया। इनफैक्ट ये लोग जिन्होंने 2016 में खरीदा, उन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया टाटा मोटर्स के स्टॉक में। दूसरा लेसन यह है कि अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब चंगा सी। अगर आप इस स्टॉक को देखें तो इसने 2015-16 में ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया और वहां से 90% अपने वैल्यू को लूज कर दिया। तीसरा लेसन यह है कि चाहे कोई भी स्टॉक हो, उसमें 60, 70, 80, 90% तक गिरावट हो सकती है। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं बना है आज तक जो पूरी तरीके से क्रैश फ्री हो। चौथा लेसन यह है कि दोस्तों, जब भी किसी कंपनी का कर्जा बढ़ता है तो उसको हमेशा एग्जिट करने का सोचे। इस गलतफहमी में मत रहे कि वो अपने कर्जे को मैनेज कर लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय रहते ही स्टॉक को ओके टाटा बाय बाय कर दें। पांचवा लेसन यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि फंडामेंटल मैटर नहीं करता, वैसे लोगों को इस स्टॉक ने बहुत अच्छा एक लेसन दिया। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फंडामेंटल्स खराब होते गए, स्टॉक का प्राइस भी गिरता गया। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें और अपने डायरी पे नोट कर लें कि स्टॉक का जो प्राइस है वो सूनर और लेटर फंडामेंटल्स को मैच कर लेता है। हाँ, अगर कोई ट्रेडर यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडर ये कहता है कि फंडामेंटल मैटर नहीं करता, तो दैट आई एक्सेप्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल्स को इग्नोर ना करें। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं कि यहां से टाटा मोटर्स का आगे का सफर कैसा हो सकता है। तो पहले हम फंडामेंटल की बात करेंगे और उसके बाद हम टेक्निकल्स की बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम व्हीकल सेल्स की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि टाटा मोटर्स कार यानी पर्सनल व्हीकल्स भी बनाती है और साथ में कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है। तो अगर इसके हम व्हीकल सेल्स के फिगर्स को देखेंगे तो पाएंगे कि 2016-17 से लगातार इसके जो व्हीकल सेल्स हो रहे हैं उसमें डिक्लाइन हो रहा है, और सिर्फ हमने अब 2020 के सितंबर क्वार्टर में देखा है उसमें थोड़ा सा टर्न अराउंड होते हुए। अगर आप 2020 के फिगर्स को देखेंगे यानी कि सितंबर के फिगर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर सेगमेंट्स में तो डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन जो पर्सनल व्हीकल्स है यानी कि एसयूवीज या कार्स में, उसमें करीब 30 to 40% का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से मार्केट एक्साइटेड है टाटा मोटर्स के स्टॉक पे। तो ये डेटा पॉइंट हमें एक हिंट दे रहा है कि टाटा मोटर्स में एक टर्न अराउंड हो रहा है। अगर हम टाटा मोटर्स के डेट या कर्जे की बात करें तो FY20 में इसका जो टोटल डेट था वो करीब 48,000 करोड़ का था। दोस्तों, ये भी एक काफी बड़ी रकम है। टाटा मोटर्स ने इस खतरे को समझा है और उनके मैनेजमेंट ने ये बोला है कि भाई 2023 टाटा मोटर्स विल बी कंप्लीटली डेट फ्री। और इसी कर्जे को कम करने के लिए टाटा मोटर्स ने एक VRS प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया है रिसेंटली ही, और उन्होंने अपनी 21,000 एम्प्लॉइज को ये VRS को ऑफर किया है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टाटा मोटर्स अपने एम्प्लॉयज पर बाकी जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ज्यादा खर्चा करता है और वो 8 से 10% ज्यादा सैलरी और बोनस बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में अपने एम्प्लॉयज को देता है। तो कोई भी कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखती है, उनको ज्यादा पे करती है, तो नेचुरली ये एक अच्छी बात है और उस कंपनी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी लॉस में चल रही है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगले साल तक शायद ये कंपनी ब्रेक इवन लेवल पर आ जाए या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें पोस्ट कर दे। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स में रिस्क क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि टाटा मोटर की किस्मत जेएलआर के हाथ में है। अगर जेएलआर में सेल्स अच्छी होती है तो टाटा मोटर्स की किस्मत भी बदल जाएगी। और देखिए अभी यूरोप में फ्रेश लॉकडाउन्स हो रहे हैं और कोविड का इंपैक्ट भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से जेएलआर के सेल्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यूरोप और यूएस में कोविड का आने वाले महीनों में क्या इंपैक्ट होता है उस पर नजर बनाए रखिए और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जेएलआर फ्रंट में क्या हो रहा है उस पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अगर उन फ्रंट्स में इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो ये मान के चलिए कि टाटा मोटर्स में भी कुछ खास अच्छा नहीं हो सकता। एक जो शॉर्ट टर्म का रिस्क है वो है ब्रेग्जिट में जनवरी 2021 में कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, तो उसकी वजह से जेएलआर पे एक इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये एक टेम्पररी इंपैक्ट है, इसे हम लॉन्ग टर्म में ज्यादा सीरियसली हमें नहीं लेना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी में टर्न अराउंड हमें दिख रहा है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी खतरे से बाहर आ गई है। तो अगर हम अगले एक साल के आउटलुक को ध्यान में रखकर इसकी वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 200 रुपीज से 220 रुपीज के बीच में आनी चाहिए और इस वक्त स्टॉक का प्राइस 180 है, तो अभी इसमें उम्मीद है कि अभी हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर ये स्टॉक का प्राइस 220 से ऊपर चला जाता है तो आप मान के चलिए कि ये ओवर वैल्यू टेरिटरी में चला जाएगा और हम इसे एक बबल की तरफ जाता हुआ स्टॉक मानेंगे। आइए अब जरा हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक के चार्ट को देखें 2009 से लेकर 2020 तक, तो इसने एक पूरा साइकिल कवर कर लिया है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बुल फेस भी है और एक स्ट्रॉन्ग बेयर फेस भी है। तो एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब ये एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट कर रहा है और इस वक्त हम टाटा मोटर्स के फ्रेश साइकिल के फर्स्ट वेव में मौजूद हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस तो हमें काफी खतरे के संकेत दे रहा है, लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर देखें तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पे मिल रहा है। अब आइए बात करते हैं कि अगर किसी को इस स्टॉक में पैसा लगाना हो तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको इस स्टॉक में पैसा लगाना है तो इसे शॉर्ट टर्म के नजरिए से ना देखें, इसमें आप पोजीशन बनाकर इसे कम से कम 2023 या 2024 तक रखें, तभी आपको इसकी वैल्यू का पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों चार्ट पैटर्न्स को देखकर हमें यह लगता है कि यह स्टॉक 220-230 तक जाकर इसको टॉप बनाना चाहिए और वहां से इसे एक अच्छा खासा करेक्शन देना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर वो एक ओवर बॉट टेरिटरी में चला जाएगा और जिन लोगों ने पिछले टाटा मोटर्स के बुल रन में खरीदा था वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में इन लेवल्स पर एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है और ये करेक्शन उसे 130-150 तक ले जा सकता है। दोस्तों इस वक्त मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये नहीं कह सकता कि ये कितने ऊपर जाकर करेक्ट होगा, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से इसे 220-230 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और जब ये स्टॉक फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा करेक्शन दे देगा तब एक्चुअल में इसमें सही समय होगा एंट्री लेने का। लेकिन चूंकि हमें नहीं पता कि ये कहां जाकर फर्स्ट वेव को कंप्लीट करेगा और उसके बाद वो कब जाकर करेक्ट होगा, इस वजह से मैं आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं और आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा सजेशन है कि आप इसे 3 लॉट में खरीदिए। पहला लॉट करंट लेवल पे ले लीजिए यानी 180 रुपीस के आसपास,
इसके बाद आपको जो अगला लॉट लेना है वो 150 पे लेना है और आपको क्वांटिटी को डबल कर देना है। तो अगर पहले आपने 100 क्वांटिटी ली थी तो अब आपको 200 क्वांटिटी लेनी है 150 रुपीज पे। इसके बाद आपको तीसरा लॉट लेना है 110 रुपीज पे और फिर आपको क्वांटिटी को डबल कर देना है, तो आपको 400 क्वांटिटी लेनी है। तो ये तीनों लॉट कंप्लीट करने के बाद जो आपकी टोटल क्वांटिटी बनेगी वो 700 क्वांटिटी बन जाएगी और आपका जो एवरेज प्राइस आएगा वो 131 रुपीज के आसपास आ जाएगा। अब देखिए, अगर स्टॉक की वैल्यू 200, 220, 230 रुपीज के आसपास बनती है और आपका एक्विजिशन प्राइस 130 रुपीज के आसपास बनता है तो आपको 70-80 रुपीज का एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। जबकि इस वक्त अगर आप पूरा का पूरा पैसा लगा देंगे और खुदा ना खास्ते इस स्टॉक पे एक लंबा करेक्शन हो जाता है तो आप 40, 50, 60% तक स्टॉक में लॉस पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स की जनपत्री को शेयर किया और जनपत्री को पढ़ के आपको क्या लगता है, क्या आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे या इसे इग्नोर करेंगे? तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।